हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके नेट के पेपर में आए हैं एमसीक्यू, तो सारे ही ये पीवाईक्यू किए जाएंगे। और ये लगभग ये मान के चले कि ये 15,000 प्लस प्रश्न हो जाएंगे और ये व्याख्या सहित होंगे। और इन प्रश्नों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर जिस टॉपिक से जो प्रश्न आया है उसके इर्द गिर्द जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। और ये चयनित प्रश्न है, आपको क्या है, व्यर्थ की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चयनित प्रश्न जो जिससे प्रश्न परीक्षा में या तो आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, ये वही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और लाइक कर दें। और वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। इसके साथ ही अगर आपके पास संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं है, यानी कि आपके पास संपूर्ण पाठ्यक्रम का डाटा नहीं है, तो पीडीएफ लेने के लिए आप ऐसे थंबनेल में मेरा नंबर भी दिया है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, 90 68 68 49 54, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर संदेश भेजकर यूट्यूब पे सबसे सस्ता आप बैच ले सकते हैं। मात्र और मात्र 999 रुपये का बैच है। इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा, और ये आपकी अपनी खुद की मेहनत होगी। वीडियो आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेंगी और बाकी पीडीएफ आपको मिलकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो कल मैंने 15 प्रश्न करवा दिए थे, आज हमारे पास 16वां प्रश्न है। 15वां एक है, सिर्फ नंबर है, बाकी प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनकी व्याख्या भी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो कौन सी नाट्य काव्य का मतलब समझ गए हो आप, जो नाटक होता है और लय के न रही है, जैसे कविता गाई जा सकती है ऐसे नाटक में भी आपके जो गीत हैं जो लय ताल के द्वारा गाए जाते हैं और बड़े ही ये क्या कहते हैं उसको, सुरीले ढंग से कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाया, जो रुचिकर जिस नाटक को बनाया जाता है। अग्नि लोक नहीं होगा भाई, अग्नि लीक होगा, ये मात्रा ऐसी होगी। अग्नि लीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये क्या है, नाट्य काव्य नहीं है, ठीक है। बाकी अग्निलिक भी नाट्य काव्य है, अंधायुग तो आप जानते ही, और एक कंठ विस्पाई जिसमें अंधायुग आपके पाठ्यक्रम में लगा है और जिसका समय काल 1955 है। और इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने हैं, 5 अंक है, और सभी आप जब विस्तार से पढ़ेंगे। और ये धर्मवीर भारती का नाटक है, ठीक है। तो अब के लिए इतना ही जान लें, अंधायुग क्या है, ये नाट्य काव्य है, 1955 में लिखा गया था, धर्मवीर भारती का नाटक है, 5 अंक है। अग्नि के लिए एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का है। तो ये देखो पूरा विस्तार यहाँ दिया गया है, ठीक है। देखो परशुराम की प्रतीक्षा 1963 रामधारी सिंह दिनकर, ये भी क्या है, काव्य है। अग्निलिक 1976 भारत भूषण अग्रवाल, और ये क्या है, नाट्य काव्य। अंधायुग 1955 धर्मवीर भारती, ये नाट्य काव्य। इसमें कितने 5 अंक है क्योंकि अंक बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार 1963 नाट्य काव्य। तो एक बार वीडियो को रोककर आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगी, हो सकता है किसी की अच्छी तैयारी हो और अपना फटाफट रिविजन करना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, परवाह, कुटज, व्रत और विकास। तो यहाँ रहेगा आपका डी, अशोक के फूल भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार, प्रवाह भी, कुटज भी, ये सारे किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो है और नहीं को अंडरलाइन जरूर कर ले ताकि आपको परीक्षा में है नहीं में कंफ्यूज ना होना पड़े और 1 नंबर आप प्राप्त अच्छी प्रकार से कर सके। देखो तो व्रत और विचार किसका है, व्रत और विचार शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। व्रत और विकास किसका है, शांति प्रिय द्विवेदी का। व्रत और विकास शांति प्रिय द्विवेदी का। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं अशोक के फूल 1948। ये क्रम इसका लगाया क्रम आता है पेपर में और नेट जेआरएफ में तो खासकर। और हरियाणा ऑब्जेक्टिव का जो पाठ्यक्रम है सिर्फ पूरा और पूरा
नेट का है यूं का यूं। जो गलतियां हैं पाठ्यक्रम में, जो सिलेबस में आपकी में गलतियां हैं वो भी नहीं सुधारी गई है, तो आप कंफ्यूज ना हो। कहीं अभी भी अभ्यर्थी कंफ्यूज में है कि इसमें कुछ बदलाव है, हरियाणा जी की आएगी, तो ये एक आप थोड़ा देरी से सीख रहे हैं, लेकिन अभी पेपर में समय है, तो ये जान ले पूरा नेट का ही पाठ्यक्रम है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितरक 57, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 65, आलोक प्रवाह 1972। तो ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। अब निबंध और निबंध संग्रह में क्या अंतर, निबंध तो होता है जो एक व्यक्ति निबंध होता है, और निबंध संग्रह जिसमें से 2 से ज़्यादा निबंध संग्रहित किए जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखकों का, कवियों का जन्म भी लगाना आता है क्रमबद्धता से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में हुआ था, और हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म 1907 में हुआ था, महादेव वर्मा का जन्म भी 1907 में हुआ था। जो एक सन में जिनका जन्म हुआ था उनको एक जगह लिख लें, तो ऐसे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको कम मेहनत में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो एक बार नोट्स बनाने के बाद फिर आप उससे बस तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप करोगे अलग अलग तो आपकी तैयारी में समय भी ज़्यादा लगेगा और आपकी मेहनत कई बार क्या हम भूल भी जाते हैं। तो ये चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ की लेखक का नाम क्या है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो ये 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो इसका उत्तर दें। तो इसका रहेगा आपका 4 रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो यहाँ देखेंगे विस्तार से दिया है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 रामविलास शर्मा का। रस सिद्धांत 1977 नंदुलारे वाजपेयी का है। रीति काव्य की भूमिका 1941 डॉक्टर नगेंद्र। महाकवि तर्जनी 1959 कुबेरनाथ राय। तो ये आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर ले। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, रीति काव्य की भूमिका तो किसकी, नगेंद्र की है, लेकिन आदिकाल की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आदिकाल की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे और रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र आएंगे। ठीक है, अब क्या है ये भी आपने देखना है, ये आपको कौन सा रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, मतलब 3 तो व्याख्याता लेकिन एक नहीं है, उनमें से आपको चयनित करना है। शंकुक, भट्टलोलट, वामन, अभिनवगुप्त। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो वामन क्या है, रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, तो शंकुक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त ये सारे रस सूत्र के व्याख्याता है। तो देखें अब विस्तार से हम इसे, भाई देखो कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है, पसंद कर रहा है, आप कमेंट के माध्यम से नहीं बताते हो और वीडियो को देखकर चले जाते हो, ताकि मुझे भी आपकी तरह प्रेरित होने की आवश्यकता होती है कि इतने अभ्यर्थी मुझे पसंद कर रहे हैं तो, या मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो वे कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी और दुगनी ऊर्जा से कार्य कर सकूँ। कौन कौन वीडियो को पसंद कर रहा है। भर्तमुनि के रस सूत्र के व्याख्याता के 4 नाम आते हैं। जो देखो रस सूत्र के व्याख्याता पहले तो कौन है, भर्तमुनि है, और ये किस रचना में कहा गया, तो ये नाट्य शास्त्र। भर्तमुनि की जो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया कि रस सूत्र के 4 व्याख्या कौन कौन है, भट्टलोलट है, शंकुक है, भट्टना है, अभिनवगुप्त। ये चारों क्या है, रस सूत्र की व्याख्या करने वाली है, और ये किस रचना में मिलते हैं, नाट्य शास्त्र के भर्तमुनि की। जबकि वामन रीति के संप्रदाय, अब रीति के संप्रदाय को कौन है, रीति संप्रदाय के जनक है वामन। वामन कौन है, रीति संप्रदाय के जनक है या प्रवर्तक है, ये एक ही बात है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म, इसका ग्रंथ क्या है, ये पाश्चात्य साहित्य से लिया गया है। पाश्चात्य साहित्य भी आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, तो उन्हें भी आप तैयार कर लेना। हालांकि मैं जो करवाऊंगी वो इतने प्रश्न जो आए हुए हैं महत्वपूर्ण मैंने इसलिए क्या है कि ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है, आई रिचर्ड मैथ्यूनल लुकास क्रोचे। तो 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका रहेगा आई ए रिचर्ड। अब देखो मैंने इसको मैं पूरी जो रिचर्ड की जो रचनाएं हैं वो मैं पूरे आपको ट्रिक के द्वारा करवाऊंगी। देखो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म, अब देखो जो प्रिंसिपल बनेगा वो रिच बन जाएगा, तो ये रिचर्ड की है,
रिच की प्रिंसिपल और रिच भाई उसका अच्छी सैलरी मिलेगी, पैसे वाला हो जाएगा, जैसे आप और हम भी प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कौन लेता है? प्रिंसिपल लेता है, यानी जो रिच है वो लेता है। फिर साइंस एंड पोइट्री, साइंस के आपने देखा होगा जब जैसे हमारे टाइम में तो क्या है, जैसे जो होते थे प्रिंसिपल वो साइंस भी पढ़ा देते थे, पॉलिटिकल भी पढ़ा देते, तो साइंस कौन पढ़ाता है? प्रिंसिपल हमारे साइंस पढ़ाता है। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, जो फिलोसफी कौन तैयारी करता है? प्रिंसिपल करता है। आई ए रिचर्ड से ये सारी किसकी? रिचर्ड की रचनाएं हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे ट्रिक के द्वारा आप याद कर लेंगे। और इसका जो समय काल है 1893 से वो 1909, ये इनका जो रचना काल उनका समय रहेगा। फिर क्रोचे, एस्थेटिक किसकी रचना है? क्रोचे की। एस्थेटिक किसकी? क्रोचे की। ये चयनित रचनाएं हैं और इन्हें तो आपको तैयार करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। कल्चर एंड अनार्की किसी इसकी है, ये भी। लिटरेचर एंड ड्रामा ऐसे, और ये क्या है? द फंक्शन ऑफ क्रिस्टिज्म एट द प्रेजेंट टाइम मैथ्यू अर्नाल्ड की है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैथ्यू अर्नाल्ड की है। कल्चर एंड अनार्की, तो मैंने तो अनार्की को ऐसे अर्नाल्ड से याद कर दिया था, अनार्क अर्नाल्ड। लिटरेचर एंड ड्रामा, तो ये सारे थोड़े इंग्लिश में नाम है क्योंकि ये पाश्चात्य विद्वान है, पाश्चात्य शास्त्र, तो शास्त्री हैं, तो इनकी आपको अंग्रेजी में मिलेंगी तो याद तो करनी पड़ेगी। लॉजिक से आप याद कर लेना, वीडियो को रोक कर आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। निम्नलिखित में रचनाओं का सही क्रम लगाना है। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, ये चारों है, इसका आपको क्रम लगाना है। तो पहला ही इसका उत्तर सही होगा। प्रिय प्रवास का है 1914, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, 1931 है। कामायनी 1935 भी दिया होता है, 1936 भी, लेकिन अगर दोनों दिए होते हैं तो आप 35 को लगाएंगे, बाकी आप ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। अगर 35 दिया ही नहीं है तो 36 पर जा सकते हो, और 36 नहीं दिया है, 35 दिया है तो 35। लेकिन वास्तव का जो समय है इनका 1935 का ही है, वास्तव में जो ये है 35 का ही है, बाकी आप ऑप्शन के अनुसार नहीं निशान लगा देना। अभी क्या है, मैं इनका विस्तार आपको दिखा देती हूँ। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रबंध काव्य है। और कामायनी 1900 देखो 36 है, ये 35 मैंने लगाया। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की है। और कामायनी आपके पाठ्यक्रम में है। साकेत, ये दोनों ये आप तैयार कर लेना। एक मैथिली जिन कवि लेखकों की आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं उनकी संपूर्ण रचनाएं आप जरूर याद कर लें, खासकर महत्वपूर्ण तो जरूर कर लेना। कुरुक्षेत्र 1940 रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रबंध काव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पत्र पत्रिकाओं का आपको समय लगाना है, जिसमें आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इनका क्रम लगाना है, ठीक है। तो इसका 22 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, ठीक है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, देखो सारा देख ही लो आप, मैं क्योंकि यहाँ आप मैं लिखूंगी, मेरी इस पर लिखाई एक स्क्रीन छोटी होती है, इसमें समझ में भी नहीं आती। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये मासिक थे। तो अब क्या है, और एक इनकी कवि वचन सुधा भी थी, इसको भी आप इसमें ऐड कर लेना। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा का दोस्तों समय था 1968, नहीं माफ़ कीजिए 1868, 1868 था कवि वचन सुधा का। और ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी, और पहले ये मासिक थी, फिर ये हो गई पाक्षिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार होने वाली, फिर साप्ताहिक। तो 1868 का विभाजन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये पत्रिका है, पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक, तीनों थी। तो फिर उसके बाद आप आई हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और मासिक ये बनारसी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं जो छपी थी ये बनारस से या काशी से ही छपती थी। फिर इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका और थी, बाला बोधनी,
ये एक साल बाद जो महिलाओं से संबंधित थी बाला बोधनी 1874। इसमें महिलाओं से संबंधित महिलाओं को जागरूक किया जाता था, महिलाओं पर जो शोषण होता था उनका विरोध किया जाता था। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी। ये कहते हैं महिलाओं की जिंदगी के लिए रामबाण साबित हुई थी। ये समझे, बाला बोधनी 1874। ये तीनों ही रचनाएं आप याद किया, हालांकि यहाँ नहीं दी गई लेकिन मैंने आपको बता दी है। आनंद कादम्बरी 1881 और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमी मासिक है ये भी, और मिर्जापुर से ब्राह्मण है ये प्रताप नारायण मिश्र की, ये भी मासिक है, कानपुर से 1883। भारतोदय 1885 सीताराम शास्त्री और दैनिक कानपुर से। तो वीडियो को रोकें और अच्छी प्रकार से आप याद करें। अब ब्राह्मणों का क्या होता है, प्रताप होता है। अब क्यों प्रताप, भाई पूजा पाठ जो भी शुरुआत होती है हम अपने घर पे करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं हवन के लिए, तो उनका एक तरह से प्रताप होता है, उन्हें प्रसिद्धि होती है उन्हें। आनंद कादम्बरी बद्रीनारायण चौधरी के थोड़ा बड़ा सा नाम, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, बाकी आप अपने तरीके से याद कर लेना। मेरा काम है आपके चयनित प्रश्न लेकर आना। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। उपेंद्र नाथ अस्क रचनाकारों, माफ कीजिए रचनाकारों का है, रचनाकारों मतलब लेखकों का सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें आपका है उपेंद्र नाथ अस्क, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी रहेगा। पहले इलाचंद्र जोशी आएंगे, फिर उपेंद्र नाथ अस्क आएंगे, फिर राकेश, नरेंद्र मोहन, ऐसे। तो अभी इनका मैं समय दिखा देती हूँ आपको। हाँ भाई देखो, ये है इलाचंद्र जोशी का है आपका 1903 और उपेंद्र नाथ अस्क का है 1910। फिर और ये इनकी मृत्यु याद करने की आवश्यकता नहीं, कभी पेपर में पूछी नहीं गई है, लेकिन एक बार आप देख लेना। मोहन राकेश 1925, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती दोनों का 1925 है समय काल, जन्म 1925 में, तो इनको एक जगह लिख लेना, ठीक है। नरेंद्र कोहली 1944, तो इलाचंद्र जोशी 1903 और ये भगवती चरण वर्मा का भी 1903 है। तो इन दोनों का, इलाचंद्र जोशी और भगवती चरण वर्मा, इनका भी एक जगह लिख लेना। बाकी आपके पाठ्यक्रम में ये कांड लगे, सही अनुक्रम देखना है। जो उत्तरकांड लगा हुआ है, पहले बालकांड आएगा, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। तो यहाँ आप देखो कितने कांड है। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, इसका समय है 1574, ठीक है ईस्वी, और संवत में पूछा जाए तो 1631, क्योंकि जो और इसमें क्या है 57 साल का आगे रहता है, यानी संवत 57 साल आगे चलता है और ईस्वी 57 साल पीछे चलती है। इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा लिया करो, संवत दिया हो या ईस्वी दिया, संवत और ईस्वी को आप अच्छी प्रकार से पहले क्लियर कर लेना, जिसको नहीं है बाकी तो सबको याद ही होगा। पहले बालकांड देखो, अब मैं ट्रिक के द्वारा बताती हूँ आपको। अब राम का बालकांड, बाल जो समय था, जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था, अयोध्या में, तो अयोध्या कांड। पहले बच्चा जन्म लेता है तो बालकांड, फिर जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ, फिर अयोध्या में क्या है, फिर उनका पालन, फिर कहाँ गए चले, अरण्य, वो जंगल में चले गए, फिर किष्किंधा कांड, इसके बाद फिर सुंदर कांड, अब जंगल में गए, फिर किष्किंधा पर क्या है, सुंदर सुंदर लगा उनको, फिर लंका, फिर सुंदर कांड में क्या हुआ, लंका, सीता को चुरा लिया गया, फिर लंका चले गए, फिर लंका से के बाद ये उत्तरकांड, जिसमें उत्तरकांड जो अंतिम कांड है, इसमें युद्ध वगैरह और राम का अपने घर वापस, जो क्या 14 वर्ष का वनवास काटकर घर वापस आए थे। तो इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे। अब क्या है, कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें देखेंगे द्विजदेव, केशव विद्यापति, रसखान। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रसखान, जो 1360 ईस्वी या 1400 ईस्वी माना जाता है। ले पहले यही देखो आप, विद्यापति यही या 1350 दिया है, कहीं आपको 1360 भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। और 14, कई बार 14वीं शताब्दी भी दिया जाता है सीधा। तो आप अपने एक दो, ये नहीं कि इसमें कुछ कवि लेखक ऐसे हैं जिनका 1-2 साल आगे पीछे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर विद्यापति ज़्यादातर मैंने देखा इसमें दिया है 1350, 1360 भी मिल सकता है और 14वीं शताब्दी भी मिल सकता है। आप अपने ऑप्शन के अनुसार जाओगे, इसको याद रखना। रसखान 1533, केशवदास 1555, केशवदास का सेम ही मिलेगा, हर पुस्तक में आपको 1555 ही मिलेगा। द्विजदेव 1882, तो इनका ये इस प्रकार से आपका क्रम बनेगा।
आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लग रही है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताओगे तो ही मैं अगली वीडियो पूरी एनर्जी के साथ लेकर आऊँगी। लेकिन इतनी मैं आपको गारंटी दिवाती हूँ कि इसमें से आपको कम से कम 70% शो में से देखने को मिलेंगे। ये मैंने कम से कम बताए हैं, क्योंकि ये बहुत ही चयनित पर्सन है। ये नहीं कि आपका कोई किसी प्रकार का समय खराब किया जा रहा है। तो 26वां देखेंगे आप, कबीर काहे सुनो भाई साधु, भार दूरदर्शा, सकंदगुप्त कबीरा खड़ा बाजार में। तो ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, भारत दूरदर्शा और सकंदगुप्त। तो इसमें आपका रहेगा बी। पहले आएगा भारत दूरदर्शा, फिर सकंदगुप्त, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, कहीं कबीर सुनो भाई साधु। पहले मैं इसका डिटेल दिखा देती हूँ आपको। ये देखो 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसमें कितने अंक है? इसमें 6 अंक भारत दूरदर्शन में। सकंदगुप्त 1928 है, ये जयशंकर प्रसाद की का नाटक है। फिर कबीरा खड़ा बाजार में 1972 भीष्म साहनी। फिर क्या है? कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 नरेंद्र मोहन। तो ये क्या है? इनका प्रकाशन वर्ष। और अंधेर नगरी भी क्या है? ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी आपके पाठ्यक्रम में 1881। अंधा युग 1955 जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। धरती धन अपना झूठा सच, आधा गांव धार। तो इसमें से आपका 27वां रहेगा। अब झूठा सच पहले, फिर आधा गांव, धरती धन ने अपना, धरती धन ने अपना। ये आपके पाठ्यक्रम में, इसे आप जरूर अच्छी प्रकार से याद कर लेना। झूठा सच के 2 भाग हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 1968 और 1960 ये यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, 1968 और 1960 इसके 2 भाग है। यशपाल का ये कहिए। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास है। फिर आधा गांव 1966 राई मासूम रज्जा। धरती धन ने अपना 1972 है भाई इसका समय। धरती धन ने अपना 1972, ये जगदीश चंद्र का। धार 1990 संजीव की है। तो धरती धन ने अपना 1972 जगदीश चंद्र की है, ये उपन्यास है। तो इसे आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये विधा भी पूछी जाती है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है। इनका प्रकाशन समय पूछा जाता है। फिर इनके लेखक का नाम, संपूर्ण ये इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते हैं 4-5 प्रकार से, उनको सब में पकड़ बनानी है आपको। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम देखना है। तो देखें 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है। पर्दा यशपाल की है। परिंदे और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पाल गोमरा। तो इस प्रकार से आएंगे। मैं इनका विस्तार और दिखा देती हूँ। पंच परमेश्वर 1916 और कहीं कहीं आपको 1915 मिल सकता है, लेकिन इसका 16 भी 15 याद रखेंगे। प्रेमचंद और पर्दा 1944। यशपाल। परिंदे आपके पाठ्यक्रम में दी गई ये कहानी है। किसकी? निर्मल वर्मा की है, 1960। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका ये कहीं आपको 1957 मिले, कहीं 1960 मिले। परिंदे के बारे में थोड़ा बात कर लेती हूँ। 1957 और 1960। तो देखो दोस्तों, परिंदे कहानी जो लिखी गई थी 1957 में लिखी गई थी, लेकिन ये परिंदे कहानी संग्रह भी था। तो परिंदे कहानी का भी नाम है और इनके कहानी संग्रह का भी नाम है। तो कहानी लिखी गई थी 1957 में, लेकिन ये प्रकाशित हुई थी 1960 में, और परिंदे ही कहानी संग्रह में। तो यहाँ आपका प्रकाशन 1960 दिया है, कई जगह 1957 भी दिया है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 का था, लेकिन इसकी रचना हुई थी 1957 में निर्मल वर्मा की। ये याद रखने योग्य बातें। पाल गोमरा स्कूटर 1997 उदय प्रकाश। ठीक है, कहीं कहोगी भाई हमें गलत प्रश्न करवा दिए, इसलिए मैं ये क्लियर करती हुई चल रही हूँ। 29वां आपको निबंधकारों का सही अनुक्रम। पहले तो ये जान लीजिए सारे निबंधकार निबंध लिखने वाले हैं। तो इसमें रहेगा आपका बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध निबंधकार हैं और इनके निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब देखो, बाल मुकुंद गुप्त का 1865, श्याम सुंदर दास 1875, सरदार पूर्ण सिंह 1881, बाबू गुलाब राय 1888। तो ये इनका अनुक्रम है। वीडियो को रोके और अपने सुविधा के अनुसार जैसे आप याद करते उसे याद करें। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको क्रम लगाना है, जिसमें से आपका रहेगा सी भरतमुनि, वामय। भरतमुनि तो सबसे पहले आएगा। इन आचार्यों में भरतमुनि का क्या है? 2री शताब्दी, सबसे शुरुआत भरतमुनि से आती है। तो भरतमुनि तो आप बिल्कुल रट लो। ठीक है,
हाँ, सबसे पहले वर्तमुनि से शुरुआत होती है। पहले यहाँ देखिए, वर्तमुनि दूसरी शताब्दी, ये नाट्यशास्त्र इनकी रचना है, जो अभी तक क्या है, जिसमें रससूत्र, कितने रससूत्र की व्याख्या करता कितने दिए, 4 दिए गए थे। तो ये नाट्यशास्त्र। फिर है भामह, छठी शताब्दी, काव्य अलंकार इनकी रचना है। फिर अभिनव 10वीं से 11वीं शताब्दी। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं, भाई 10वीं लगाएं या 11वीं लगाएं, क्योंकि 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भी आ सकता है, या फिर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, क्योंकि ज़्यादातर तो इसका 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध ही माना गया है। अभिनव गुप्त तो 10वीं 11वीं शताब्दी वर्नाकुलर। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इन निबंधकारों को आपको क्या लगाना है, इन निबंधकारों को आपको क्रम लगाना है। ठीक है, पगडंडियों का जमाना किसकी है, और फिर अंगद का पाव, अगर दर्जी पर सवार इलियां। तो देखो, आपने मान लीजिए आपने जीप पर सवार इलियां पढ़ी है, क्योंकि ये आपके बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है, शरद जोशी की है। ठीक है, और फिर शरद एक डी का 3, फिर है पगडंडियों का जमाना, इसको भी आप पढ़ते आ रहे हो। ये क्या है, हरिशंकर प्रसाद। मान लीजिए आपके 2 ही याद हैं, तो क्या है, डी का आपका क्या रहेगा, 3 और ए का 4। तो ये देखो, डी का इसमें हम देखेंगे, देखो यही आपका उत्तर मिल गया। डी का क्या है, 3 और ए का क्या है, 4। तो ये यही आपको उत्तर मिल गया। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, पगडंडियों का जमाना 1966, हरिशंकर परसाई। अंगद का पाव, ये 1968, श्रीलाल शुक्ल। फिर है गंधमादन 1972, कुबेरनाथ। जी पर सवाल इलिया 1971, शरद जोशी। फूलों वाले कैक्टस 19 रविंद्र त्यागी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देती हूँ। पगडंडियों का जमाना बहुत महत्वपूर्ण, 1966, हरिशंकर परसाई। जीप पर सवार इलियां, शरद जोशी 1971, और अंगद का पाव 1968, ये क्या, श्रीलाल शुक्ल की। तो ये 3 तो आपको जरूर याद करनी है। अगर आप सारे रख सको तो अच्छी बात है। अब क्या है, 72वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनका भी आपको मिलान करना है। तो रामस्वरूप इच्छावाद का पतन, हिंदी साहित्य संवेदना, और इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, लगाइए भाई। तो देखो, आप मान लीजिए आपको 3 है, सी का 2 रामविलास शर्मा, सी का क्या है 2। तो अब हमें देखना है सी का 2 किस में है। ठीक है, देखो सी का 2 इसमें क्या था, 4 है, तो डी आएगा इसका आपका। 1986 हिंदी साहित्य और भी संवेदना का विकास, रामस्वरूप ने, ये भाई जी सही बताया था मैंने, इसमें लगा रामस्वरूप चौधरी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1986। रामस्वरूप चौधरी संवेदना, संवेदना कौन करते, राम का स्वरूप में संवेदना होती है। डॉक्टर देवराज छायावाद का पतन 1948। रामविलास शर्मा, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। आप देखो, आस्था और सौंदर्य, जो आस्था किस में रखते हैं, राम में रखते हैं। पहले आप राम में क्या आस्था रखते हैं, विलास, और विलासी कौन होते हैं, जो सौंदर्य को महत्व देते हैं। तो ये दोनों, ये आस्था राम में रखते हैं, और विलास सौंदर्य को महत्व, आस्था और सौंदर्य जोड़कर पढ़ लें। फिर है 1957, लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा, नए कविता के पर लक्ष्मी, और नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान। देखो, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों रचनाएं इन्होंने साथ साथ दे रखी हैं, और ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत, पहले आता है नई कविता। ठीक है, पहले नई आया तो लक्ष्मीकांत, और कविता के नए प्रतिमान, पहले कविता आए तो पहले तो नामवर लगाएंगे, नई आए तो लक्ष्मीकांत लगाएंगे, पहले कविता आए तो नामवर लगाएंगे। क्योंकि देखो, इसमें क्या कविता पीछे बाद में चली गई, इसमें कविता पहले आ गई, बस सिर्फ इतना सा अंतर है। ठीक है, तो इसमें देखो, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत, और कविता के नए प्रतिमान नामवर। अब देखो, कविता के नए नए प्रतिमान कौन लेके आता है, जिसका नाम होता है, जो नाम कमाना चाहता है, नए नए प्रतिमान लेके आएगा भाई, और बाकी बच गई वो लक्ष्मीकांत की। आप एक याद कर लेना, जो आपको अच्छा लगे, और बाकी को छोड़ देना, वो अपने आप लगा देंगे। ठीक है, तो एक याद, जो 2 में कंफ्यूज होता तो एक याद कर लिया करो।
ठीक है। तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए नए प्रतिमान जिसको नाम कमाना है वो खोजता है, ठीक है। और क्या है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत। अब 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 11 वर्ष का दुलाई वाली आपके पाठ्यक्रम में लगी है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। ग्राम रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक बार तो आप इसे मिला लो यहाँ अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो 11 वर्ष का समय सबने पढ़ा है रामचंद्र शुक्ल, तो इसमें आपका ए का चार इसमें इसी में है भाई, ठीक है। तो आप यहीं से लगा सकते हो, इसका आपका बी ही उत्तर होगा, ठीक है ना। इसमें एक अगर मिल रहा है तो वही निशान लगाकर आगे बढ़ो। ये पेपर का समय बता रही हूँ जिसपे आप 100% श्योर हो तो यही होगा, तो निशान, क्योंकि इसमें आपका समय भी बचेगा और क्या है आप कंफ्यूज नहीं हो। एक का जो आ रहा है तो लेकिन उस पर आप 100% श्योर होना चाहिए, फिर दूसरे पर जाओ, फिर लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो सारे मिलाकर देखो। तो अब तो हम क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो हम सारे मिलाकर देखेंगे। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, दुलाई वाली 1907, भंग महिला राजेंद्र बाला घोष। तो इस भंग महिला का दूसरा नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष का दूसरा नाम क्या था, भंग महिला था, 1907। और ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जो 21 कहानियाँ है यूनिट नंबर 7 तो उसमें लगी हुई है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। ग्राम 1911, जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी 1803, इंसान लखा। राजा भोज का सपना 1905, शिव प्रसाद। सितारे हिंद। वीडियो को रोके और अच्छी प्रकार से पढ़ें और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें। और संपूर्ण पाठ्यक्रम चाहिए तो PDF अवेलेबल है, तो PDF आप लेना 90 68 68 49 54। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें फ़ोन नहीं मिलेगा, या तो वॉइस कॉलिंग कर सकते हो आप या संदेश भेज सकते हो, क्योंकि इसमें वॉइस कॉलिंग और संदेश की ही सुविधा है जो वाईफाई से कनेक्ट रहता है। वैसे में इसमें रिचार्ज नहीं पाता है, कहीं सोचो कि मैम ने बंद कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप संपूर्ण पाठ्यक्रम मंगवा सकते हैं, जिसमें से और मात्र यूट्यूब में इससे सस्ते PDF आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। 1000-1500 की कोई बात नहीं होती है, लेकिन आपकी जो तैयारी है उसमें एक धार आएगी। ये आपको पता होगा कि जब आप इधर उधर कभी इस यूट्यूब चैनल पे कभी उसमें तैयारी कर रहे हो तो आपको ये लगेगा हाँ भाई मेरे इतना सिलेबस है और मेरा तैयार है, एक आत्मविश्वास जगह, कॉन्फिडेंस आएगा। कल आप प्रोफेसर लोगे तो एक दिन में आप 4-5 हज़ार रुपये कमाओगे, तो बहुत बड़ी नई बात नहीं है। अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विराट पदने वैशाली की नगर बुद्ध दिव्या चारूचंद्र लेख। तो 34वां प्रश्न आपको देखेंगे, विराट की पद्मने विशाल की, तो विराट की पद्मने किसकी है, ये भाई वृंदावन लाल की है, आपने पढ़ा वृंदावन। वैशाली की नगर वधु किसकी है, वैशाली की वधु चतुर्सेन की है। तो पहले आप देखेंगे भाई किस में मिलता है, और ये दिया ना भी मैंने दिखाई दे, बी इसका उत्तर होगा, ये यहाँ दिया मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अब हम एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। विराटा की पद्मनी है वृंदावन, तो वैसे विराटा और ऐसे वृंदावन, ठीक है। और वैशाली की नगर वधु कैसी है, बड़ी चतुर है। वैशाली की नगर वधु बड़ी क्या है, चतुर है। फिर दिव्या क्या है, यशपाल की है। चारूचंद्र लेखी सबको याद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1903। परख जैनेन्द्र जो है, जिसको जैनेन्द्र क्या है, जीने में इंद्र बनना है, उसको परख करनी पड़ेगी हर क्षेत्र की। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोकें और अच्छी प्रकार से याद करें, फिर आगे बढ़े। अब है 35वां प्रश्न, चलो ये लास्ट पढ़ ही लेते हैं। इम कृटनी अमोला काल तुलसी ओढ़े गीत परोस। तो गीत परोस आपकी किसकी है, बताइए भाई किसकी है। गीत परोस आपकी भवानी प्रसाद की है। हिम की रेटनी माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल की आप लगा लो। अब क्या सब ने पढ़ी, ए का क्या है 2, तो ए का 2 किस में है, ए का 2 डी में है, ठीक है। तो देखना ए का 2 ये डी ही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से अगर आपको एक भी आ रहा है ना 100%, तो उसको निशान लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर वो भी नहीं है, दूसरा उनमें क्या उसमें मिलेगा, उसमें तो दूसरा देखिए। इस प्रकार से क्लियर करें, आपका समय भी इस सदुपयोग रहेगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं आप पेपर को सिलेक्ट क्या है पेपर निकालना सीखे। इमक्रेट 1943 माखनलाल चतुर्वेदी।
अमोला 1900 वासुदेव सिंह त्रिलोचन, काल तुलसी मेरी शमशेर बहादुर सिंह 1968, गीत फरोश 1953 भवानी प्रसाद मिश्र, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये है, कल जिसने नहीं देखी है मैंने इससे पहले 6 वीडियो और डाल दी हैं, तो ये हमारी लगातार चलेंगी, लेकिन ये आपके रिस्पॉन्स पर रहेगी, आपका क्या उत्तर आता है। ठीक है, आप वीडियो देखकर चले जाते हो, एक कमेंट भी ये नहीं कि किसी इंसान ने आपके लिए 3 से 4 घंटे की मेहनत की है, तो कम से कम वीडियो में लाइक तो कर दो या कमेंट कर, हमें वीडियो कैसी लगी, इतना तो आपका फर्ज बनता है। कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत करता है, वो भी निःशुल्क, तो वीडियो एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना। और पिछली वीडियो थोड़ी सी रोटेट हो गई है, वो आगे से ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आगे आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, जिसको ज़रूरतमंद को ये ज़रूर पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं तो, और पीडीएफ लेनी है तो भी पीडीएफ संपूर्ण पाठ्यक्रम की नेट की, ये हरियाणा की पेपर की असिस्टेंट प्रोफेसर की 9068, और ये पीडीएफ ऐसे बनाई गई है कि आपके सब्जेक्टिव पेपर को भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही 0 से लेकर 100 बड़े ही अच्छे तरीके से पीडीएफ को बनाया गया है, तो इसे ज़रूर लें। पेपर का अभी समय आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने बचते हैं, तो इसमें आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हो, अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है तो। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी वो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये निःशुल्क क्लासेस देख लेंगे, तो इसलिए मैंने जो भी इतने भी गत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए।